अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू टुडे? यू विल बी फाइन, आई होप सो। आज हम पढ़ रहे हैं काइनेटिक मॉलिक्यूलर इक्वेशन, जिसके ज़रिए से हमने ये एक्सप्लेन करना है कि डिफरेंट गैस लॉज जैसे कि बॉयज़ लॉ, चार्ल्स लॉ, ग्राहम्स एंड एवोगैड्रोस लॉ कैसे प्रूव होते हैं। और इस वीडियो में हम सीखेंगे कि किस तरह से एवोगैड्रोस लॉ और ग्राहम्स लॉ को आप वेरीफाई कर सकते हैं फ्रॉम द काइनेटिक मॉलिक्यूलर इक्वेशन। और पहले बॉयज़ लॉ और चार्ल्स लॉ को हम अपनी पिछली वीडियो में कवर कर चुके हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में एज अ प्लेलिस्ट मिल जाएगा, जहाँ पे आप पूरे चैप्टर के सारे जो टॉपिक्स हैं वो भी देख सकते हैं। तो अब चलते हैं अपने तीसरे लॉ को प्रूव करने के लिए, एंड दैट इज एवोगैड्रोस लॉ। तो एवोगैड्रो लॉ क्या कहता है? तो आपने ये सोचना है कि मिसाल के तौर पर आपके पास ये वैसल है, ठीक है जी। एक वैसल है, एक पैमाना है, एक सिलेंडर है, जिसके अंदर दो गैसेस हैं। ये दोनों वेसल्स बराबर हैं, यानी इनका वॉल्यूम इक्वल है, ठीक है। यानी V1 V2 इक्वल है, और जो टेम्परेचर है और दोनों साइडों का और प्रेशर है, ये भी दोनों के दोनों इक्वल है। तो हमने कंडीशंस क्या कर दी है? इक्वल। अब हमने कहना है कि जो इसमें क्या है, मॉलिक्यूल्स की तादाद है। मान लीजिए इसमें मॉलिक्यूल की तादाद N1 है और इसके अंदर मॉलिक्यूल्स की तादाद N2 है। ये दोनों भी इक्वल होंगे, यानी द इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ डिफरेंट गैसेस एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर हैज इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ये जी आपके पास एवोगैड्रो लॉ की स्टेटमेंट थी, जो हमने अभी दोहराई है। अब यही चीज कि N1 इज इक्वल टू N2 कैसे प्रूफ करना है फ्रॉम काइनेटिक मॉलिक्यूलर इक्वेशन, ये अभी हम करने जा रहे हैं। सबसे पहले आप लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द काइनेटिक मॉलिक्यूलर इक्वेशन। काइनेटिक मॉलिक्यूलर इक्वेशन की शॉर्ट फॉर्म मैंने ऐसे लिखी है, आप कोशिश करें पूरी लिखा करें। तो ये क्या बनेगा? पी वी इज इक्वल टू 1/3 mNc² बार। तो ये जी आपके पास काइनेटिक मॉलिक्यूलर इक्वेशन है। अगर मैं कहूँ कि मुझे ये इस गैस, मिसाल के तौर पर इसका नाम 1 गैस है, इसका नाम 2 गैस है, इनके लिए भी चाहिए, तो आप इसको अलग अलग भी लिख सकते हैं। मान लीजिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पी वी इज इक्वल टू 1/3 mNc² बार। अब चूंकि प्रेशर भी सेम है और वॉल्यूम भी सेम है, तो पी वी को तो छेड़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन आप ये देखें कि दो डिफरेंट किस्म की गैसेस हैं, तो इनका जो मॉलिक्यूल का मास होगा वो डिफरेंट होगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी डिफरेंट होंगे। सपोज करिए वेलोसिटी भी आपके पास डिफरेंट होगी। तो इसी तरह से आप 111 की जगह 222 लिख सकते हैं फॉर द सेकंड गैस। तो ये बन जाएगा पी वी इज इक्वल टू 1/3 M2N2C² बार। अब जाहिर सी बात है कि ये भी साइड पीवी के बराबर है और ये साइड भी पीवी के बराबर है, तो दोनों साइड भी आपस में बराबर होंगी। आप तरतीब से लीजिएगा, पहले ये इक्वेशन लिखें, फिर वो लिखें, इनको नाम दें, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, ठीक है, जैसे बुक लिखती है। तो आप वैसे करें, मैं थोड़ा सा इसको क्विकली कर रहा हूँ। तो ये बन रहा है जी 1/3 M1N1C1² बार इज इक्वल टू 1/3 M2N2C2² बार। तो जो कटता है वो काट दें, तो या दोनों तरफ 3 से मल्टीप्लाई करें, तो ये 3 आपस में ख़त्म हो जाएंगे, और बाकी जो बचेगा वो वही है जो बाकी इक्वेशन बच गई। मैं फिलहाल इसको लिख देता हूँ आपके लिए जल्दी से। M1N1C1² बार इज इक्वल टू M2N2C2² बार। तो ये जी इक्वेशन आपने बनानी थी और आपने बना ली। अब आप सपोज कीजिए कि आपको कहा जाता है काइनेटिक एनर्जी लिखें, तो एक मॉलिक्यूल ऑफ द गैस के लिए, तो हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं काइनेटिक मॉलिक्यूलर इक्वेशन पढ़ाते हुए। तो के ई इज इक्वल टू हाफ mv² या mc²। बार लगाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इस केमिकल सिस्टम में हर मॉलिक्यूल की जो एनर्जी है वो एवरेज ली जाती है, अकेली मेजर नहीं की जा सकती। एक फिजिकल सिस्टम या फिजिक्स में जैसे एक बॉडी के लिए की जा सकती है, इसलिए वहाँ बार नहीं लगाया जाता। तो इज इक्वल टू हाफ mc²। ये अगर मैं कहूँ एक इक्वेशन के लिए लिखो, तो आप कहेंगे सर 1, इधर भी 1। इस तरह दूसरी इक्वेशन के लिए लिखो, तो लिखेंगे काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ M2C2² बार। अगर ये दोनों साइड काइनेटिक एनर्जी के बराबर हैं, तो ये आपस में भी बराबर होंगे। हाफ M1C1² इज इक्वल टू हाफ M2C2² बार। दोनों तरफ अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दें,
तो ये 2 इस 2 से ख़त्म हो जाएगा और अब आपके पास एक और इक्वेशन आने वाली है, दैट इज m1c1 स्क्वायर इज इक्वल टू m2c2 स्क्वायर बार। तो ये जी दूसरी इक्वेशन थी जो आपने बनानी थी और आपने बना ली। जो आपका दिल करे, फॉर एग्जाम्पल हम इसे इक्वेशन नंबर ले लेते हैं। वैसे तो ये 1 नहीं होगी क्योंकि आप इसको 1 देंगे, इसको 2 देंगे, फिर कहेंगे कंपेयर किया, फिर आप इसको 3 नाम देंगे, फॉर एग्जाम्पल इस तरह 4 5 6 और ये आखिरकार 7। लेकिन मैं अपने हिसाब से इसको नाम दे रहा हूँ फिलहाल कि इक्वेशन 1 और 2, ये दो इक्वेशन एक्चुअली हमने बनानी थी। अब इसी को हमने एक दूसरे पर डिवाइड करना है ताकि पता लगे कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के बारे में क्या मालूमात मिलती है। इसको मैं यहाँ करने जा रहा हूँ, यानी अब हम इधर मूव कर रहे हैं जी, बाय डिवाइडिंग इक्वेशन नंबर 1 बाय 2, मतलब 1 ऊपर और 2 नीचे। तो लिखवाएं m1n1c1 स्क्वायर बार इज इक्वल टू m2n2c2 स्क्वायर बार डिवाइडेड बाय द इक्वेशन नंबर 2। तो ये क्या आ जाएगा, m1c1 स्क्वायर इज इक्वल टू m2c2 स्क्वायर बार। और अब जो आपके पास c1 स्क्वायर बार, c1 स्क्वायर बार से c2, c2 से m2, m2 से m1, m1 से कट जाएगा, जो बाकी बचेगा वो आपके पास होगा n1 इज इक्वल टू n2। और ये है जी वो फाइनल इक्वेशन जिसकी खातिर हमने ये सारा मामला किया। और यही मैंने आपसे कहा था कि हमने ये क्या करना है जी, प्रूव करना है n1 इज इक्वल टू n2। तो आप आखिर में लिख सकते हैं हेंस एवोगैड्रोस लॉ इज वेरीफाइड। तो ये आपके पास इंफॉर्मेशन है एक एवोगैड्रो लॉ के लिए। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट लॉ की तरफ। जो हमारा नेक्स्ट लॉ है दैट इज ग्राहम्स लॉ, जिसको हमने प्रूव करना है। अभी कुछ दिनों पहले ही हमने इसको पढ़ा है। तो ग्राहम्स लॉ क्या कहता है, ग्राहम्स लॉ states that the rate of diffusion or effusion is inversely proportional to the square root of its density या square root of its molar mass। तो ये आपके पास ग्राहम्स लॉ की स्टेटमेंट है, वरना आप सर्च करें ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन उमर खान अकेडमी, आपको मिल जाएगा ये फौरन। तो बहरहाल ये जी ग्राहम्स लॉ को वेरीफाई करना है जैसा कि हमने एवोगैड्रोस लॉ किया था। तो ग्राहम्स लॉ मैं फिलहाल आपके लिख देता हूं कि रेट ऑफ डिफ्यूजन और इफ्यूजन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ इट्स डेंसिटी भी लिखा जा सकता है, या फिर आप बिल्कुल इसी स्टेटमेंट को जो भी लिख सकते हैं कि R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ इट्स मोलर मास। जो मर्जी आप प्रूव करें, दोनों सूरतों में ग्राहम्स लॉ प्रूव हो जाएगा। अब चलते हैं इसको कैसे प्रूव करना है। हमेशा की तरह यहाँ पर भी वही काइनेटिक मॉलिक्यूलर इक्वेशन आ जाएगी और उसमें हम कुछ चेंज लेकर आएंगे। आखिर के अंदर बचेगा वही लॉ जो हम प्रूव करना चाहते हैं। तो चलते हैं कैसे करते हैं जिसको। सबसे पहले लिखें अकॉर्डिंग टू द काइनेटिक मॉलिक्यूलर इक्वेशन, अकॉर्डिंग टू काइनेटिक मॉलिक्यूलर इक्वेशन, बिल्कुल ऐसे जैसे यहाँ पर किया था। तो लिखा पी वी इज इक्वल टू 1/3 mn स्क्वायर बार। ये जी आपके पास काइनेटिक मॉलिक्यूलर इक्वेशन आ गई। अब सोचें, थोड़ा सा चेंज ये लेकर आना है कि हम ये इक्वेशन लिखना चाहते हैं फॉर 1 मोल ऑफ अ गैस। 1 मोल ऑफ अ गैस में जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं वो होते हैं एवोगैड्रो नंबर जितने, यानी 6.02 इंटू 10⁻23। तो आप ये करें कि ये तस्वर कर दें कि जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हैं वो असल में एवोगैड्रो नंबर जितने हैं। पहले तो वो कुछ भी हो सकते हैं लेकिन अब उनकी तादाद मखसूस कर दी गई है। तो फिर ये इक्वेशन जो आपके पास है, फॉर एग्जांपल इक्वेशन नंबर 2 कह लें, 3 कह लें, 1 कह लें, वो यानी ये अकॉर्डिंगली आएगा। अगर आप पीछे से नंबर देते आ रहे हैं तो फिर आगे जाएंगे, फॉर एग्जांपल 1 2, तो ये आपके पास इक्वेशन नंबर 3, तो ये इक्वेशन नंबर 4 बन जाएगी। तो ये आप पर डिपेंड करता है। बहरहाल मैं सादा रख रहा हूँ ताकि मैं इसके हिसाब से ही बात कर सकूँ। हाँ जी, तो इक्वेशन नंबर 1 कैसे हो जाएगी, पी वी इज इक्वल टू 1/3 mna, यानी n की जगह आप लिखेंगे na और c स्क्वायर ये बार। अब मास ऑफ अ मॉलिक्यूल, ये टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, अगर मास को टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से मल्टीप्लाई कर दिया जाए जो कि मोल के बराबर है, यानी मास को मल्टीप्लाई कर रहे हो मोल से, तो जो आपके पास नया मास आएगा वो मोलर मास होगा। यानी एक मोल शय के पार्टिकल्स को अगर उसके एक एक पार्टिकल, यानी एक पार्टिकल का मास था 1, 6.02 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स का मास कैसे निकलेगा, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो।
दोनों को मल्टीप्लाई करके अब क्या जवाब आएगा, अभी भी मैथ आएगा, लेकिन ये मैथ अब एक आम एक मॉलिक्यूल का मैथ नहीं होगा बल्कि मोलर मैथ होगा। तो फिर आप यहाँ पे लिख सकते हैं एक नई इंफॉर्मेशन, वो ये है कि mNa इज इक्वल टू मोलर मास। तो यही चीज आपने पुट कर देनी है इसकी जगह पर। तो इक्वेशन नंबर 2 विल बिकम लाइक दिस, Pv इज इक्वल टू 1/3 mNa की जगह पर कैपिटल M और C स्क्वायर बार। तो ये जी आप यहाँ पर करके जब आ जाएंगे तो समझ लीजिए अब आपका काम हो गया है तकरीबन खत्म। अब आपने करना ही है कि बस C स्क्वायर बार को एक तरफ रखे रहने दें, बाकी सबको एक तरफ लेके जाएं। 3 जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, m जाके डिवाइड हो जाएगा। देखिए मैं यहाँ पर लिख के देता हूँ आपको, C स्क्वायर बार इज इक्वल टू, हाँ जी 3 में चला गया, 3PV ओवर कैपिटल M। ठीक है जी। अगर मैं कहूँ कि मुझे अंडर रूट लेना है तो यहाँ का भी अंडर रूट लेना है। अब ये क्या बन गया, याद करें, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, यानी रूट रूट और मीन का मतलब ये स्क्वायर, सी से मुराद वेलोसिटी, तो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। तो ये आपके पास RMS, बाकी वही 3PV ओवर M। आपको याद होगा मैंने कहा था कि मैं आपको ये आगे जाके बताऊंगा प्रूव करके, तो मैंने आपको डिराइव करके भी यहाँ पर दिया है। इससे पहले जैसे मैंने आपको इसके बारे में छोटी सी इंफॉर्मेशन दी थी जब मैंने आपको पढ़ाया था काइनेटिक मॉलिक्यूलर इक्वेशन ऑफ द गैस का टॉपिक। अब हम चलते हैं थोड़ी सी बात आगे समझते हैं। देखो ये क्या है, ये आपके पास उस गैस के, जो गैस आप यूज कर रहे हैं उसकी वेलोसिटी है, उसका रेट है, उसके भागने की रफ्तार है, उसकी स्पीड है। तो आप यहां पर लिख सकते हैं कि रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी इज इक्वल टू आर, या रेट ऑफ डिफ्यूजन और इफ्यूजन। तो अब आप यहां इसकी जगह पे इस्तेमाल करेंगे रेट या आर, और यहां पर क्या इस्तेमाल करेंगे, थोड़ा सा जरा इस्तेमाल नहीं करना बल्कि रीअरेंज करना है। देखें भाई 3PV जो V है वो नीचे चला जाएगा, तो ये बन जाएगा m/v। और ये वाली बात आपको याद होनी चाहिए कि m/v इज इक्वल टू डेंसिटी। तो फिर आप m/v की जगह पे डेंसिटी लगा सकते हैं। तो R इज इक्वल टू 3p/d अंडर द रूट। अगर मैं कहूं कि यहां पर 3p कांस्टेंट है तो फिर क्या होगा, तो ये सारा का सारा कांस्टेंट। जब कांस्टेंट खत्म कर दिया तो यहां पर क्या आ गया, री प्रोपोर्शनल। इधर आप 1 लिख सकते हैं, और इस अंडर रूट को आप ऐसे भी लिख सकते हैं सिर्फ यहाँ पर, जैसे कि मैंने शुरू में लिख दिया था कि R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ इट्स डेंसिटी। तो अब आपकी मर्जी है कि आपको इस फॉर्म में मिले 1/d तो भी ठीक है, और आप बाद में कहो कि d जो होता है वो प्रोपोर्शनल होता है मोलर मास के, तो आप ये वाली इक्वेशन भी लिख सकते हो कि R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द अंडर रूट ऑफ इट्स मोलर मास। तो ये वाली इक्वेशन भी शो करती है, और ये वाली इक्वेशन भी शो करती है क्या, ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। तो अब आप आखिर में लिख सकते हैं हेंस ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन इज वेरीफाइड। तो देखा इतना मुश्किल नहीं था, ये जस्ट आपको लगता ऐसा है कि ये काफ़ी मुश्किल है, लेकिन इसमें अगर थोड़ा सा समझ में आ जाए तो वो खुद बातें आगे की तरफ निकल जाती हैं। और इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, कोई सारे 4 नहीं आते, कोई 2 पूछ ले जाते हैं, 1 पूछ लिया जाता है, और इस तरीके से आपको 4 नंबर मिल जाते हैं। तो बहरहाल ये था जी आज का क्वेश्चन। सब्सक्राइब कर दें, लाइक शेयर ज़रूर करें ताकि दूसरों का भी फ़ायदा हो। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।